मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट या उद्देश्य ये है कि मैं लोगों को बस थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है और उसके टूल्स क्या क्या होते हैं। तो इसका कोई वैसे यूज़ में ना ले, मतलब ये है कि थोड़ा सा जनरली उसको समझे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो हमें जो पढ़ रहे हैं तो जो शब्द मीनिंग है, जो शब्द है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो हमें उन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि वो वर्ड्स कह क्या रहे हैं। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों चलती है। कुछ चीज़ों में हमें इंग्लिश समझ में आती है, कुछ में हमें हिंदी समझ में आती है। लेकिन जब अगर हम दोनों को कंपाइल करके पढ़ें तो हमें आसानी होती है चीज़ों को समझने में। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ऐसी लग रहा है कि जो मैनेजमेंट से रिलेट कर रही हो या जो मैनेजमेंट के लिए अकाउंट बनी हो, डेटा बने हो, उनको हमने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है? जब मैनेजमेंट विभिन्न उम्र, विभिन्न एज और अनुभव वाली जो उनकी टीम होती है कि जो सदस्य होते हैं के साथ मिलकर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा का विश्लेषण करके या एनालिसिस करके कंपनी के भविष्य के लिए सही निर्णय लेते हैं या कोशिश करते हैं लेने की, जिससे इस पूरी प्रक्रिया में जो लेखांकन यूज हो रहा है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब बात ये आती है, क्वेश्चन एक राइज होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन कौन से टूल्स यूज में लिए जाते हैं जिससे हम इस तरह के डिसीजंस ले सकें। तो सबसे पहले एक आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम से ही मालूम चल रहा है कि हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे क्या है, दो या दो से अधिक जो ईयर्स हैं, वर्ष हैं, उनकी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है और ये समझा जाता है कि जो भी हमारे यहाँ चेंजेस हुए हैं, चेंजेस कम रिड्यूस में भी आ सकते हैं, इंक्रीज में भी आ सकते हैं, और जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उनको समझा जाता है किसमें, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसी हिसाब से आगे के डिसीजंस लिए जाते हैं। दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसकी जो प्रत्येक यूनिट जो है, प्रत्येक जो मद कहते हैं हम उसे को कुल संपत्ति में टोटल एसेट या टोटल सेल्स को परसेंटेज के रूप में उसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिससे विभिन्न अवधियों मतलब विभिन्न पीरियडों या कंपनियों की से तुलना आसानी से हम कर सकते हैं। फिर इसी क्रम में तीसरा आता है रेशियो एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है टूल कि इसमें क्या है कि हम बहुत छोटे छोटे डेटा में जो हमारे पास जो आंसर आता है, जो हमारे पास बाद में रिजल्ट आता है, उससे पूरी कंपनी के बारे में मालूम चल जाता है, जिसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। उसमें क्या है, जैसे कंपनी की लिक्विडिटी चेक करनी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, कंपनी की एफिशिएंसी चेक करनी है। इन सभी को जो मेजर करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हम बाद में जब समझेंगे, ये एक बहुत वाइड चैप्टर है, अलग अलग स्टेप वाइज में उसको समझा जाएगा। उसके बाद है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड से ही मालूम चल रहा है कि हमें आज के जो डेटा हैं या पहले के जो डेटा थे उनके आधार पर भविष्य में या जो फ्यूचर में किस तरह के ट्रेंड हो सकते हैं उनका अनुमान लगाया जाता है किसमें, ट्रेंड एनालिसिस में। उसके बाद एक अगला पॉइंट है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि हम कोई भी कंपनी होती है उसका फोकस ओनली या सिर्फ हम ये कहें कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रख के डिसीजंस लिए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, मेक और बाय में, कि हमें क्या किसी कि हमें बनानी चाहिए या उसे कुछ कोई भी मशीनरी है उसे हम बनाना चाहिए, कोई प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए। और उसके अलावा जो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए भी
ये हमारा काम में आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। बाद में हम इसे थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ये किसी भी कंपनी को यह बताता है कि किस पॉइंट पर आपको ना तो प्रॉफिट होना है ना ही आपको लॉस होना। तो नो प्रॉफिट और नो लॉस का जो पॉइंट है वो बीईपी पॉइंट होता है। और कोई भी फर्म ये कंपनी ये जानना चाहती है कि मेरा बीईपी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। उसके बाद अगला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये है कि कोई कंपनी है अपने पहले से स्टैंडर्ड्स क्रिएट बना के रखती है कि मेरे ये स्टैंडर्ड है, मेरा काम इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पूर्व निर्धारित मतलब प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है वास्तविक एक्चुअल कॉस्ट से की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट की एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन किया जाता है और जो भी डिफरेंस आते हैं, अगर हमारे जो प्री डिटरमाइंड डेटा है उससे अगर कम आ रहे हैं तो उन कारणों का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि ये बदलाव क्यों आ रहे हैं। उसके बाद हम करते हैं बजटरी कंट्रोल की बात। बजटरी मतलब बजट की बात आ रही है कि हम यहाँ पे बजट बनाना होगा कि जो भी हम फ्यूचर में कोई भी हम जो काम करने वाले हैं उसके लिए विभिन्न तरह के मैनी टाइप्स के क्या बनाए जाते हैं, बजट बनाए जाते हैं। जैसे उसमें है कैश बजट है, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, मास्टर बजट है, बहुत अन्य तरह के बजट्स तैयार किए जाते हैं जो क्या है कि हमारी एक्चुअल इमेज को बताता है और उससे हम बजट की से क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। और देखिए उससे हम उसकी क्या करते हैं, कंट्रोल किया जाता है कंपैरिजन कर। जितना भी हम अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे उसमें यही है कि कंपनी के लिए जब ये सब इंटरनल टूल्स के रूप में काम में आते हैं कि हमें कैसे काम करना है। और जहाँ भी कंपनी देखती है कि जो भी उसके स्टैंडर्ड्स थे अगर उससे कम है तो वो उस पर जरूर ध्यान देती है ये वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं। उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत समय से चलते आते हैं कि कैसे कैसे हम पढ़ रहे हैं, जब हम बाद में पढ़ेंगे तो इसको हम डिफाइन करेंगे। फिर है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाम में मालूम चल रहा है कि हमें किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, उसे हम कहते हैं उत्तरदायित्व लेखांकन। किसी भी कंपनी में किसी फर्म में क्या है कि अब उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाने लगा है, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। और इनसे रिलेटेड एक व्यक्ति को उसके लिए क्या बनाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, जिससे उसकी एक अकाउंटेबिलिटी तय रहे कि ये वही जो उसके कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं उन पर कोई भी काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मान लीजिए कैपिटल की बात हो रही है और बजट की बात हो रही है। यहाँ पे हमेशा हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में, और जब हम बड़े इन्वेस्टमेंट करने होते हैं या प्रपोजल करने होते हैं तब हम कैपिटल बजटिंग का यूज करते हैं। कैपिटल बजटिंग के अंदर भी कुछ टूल्स दिए गए हैं जैसे पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सब चीज़ें ऐसी हैं इनसे हम मूल्यांकन करते हैं या इवेल्यूएट करते हैं कि हम जो भी बजट बना रहे हैं वो क्या सही है या नहीं। जितना हमने पैसा लगाया है, पे बैक पीरियड ये कहता है कि हमने जितना पैसा लगाया है वो कितने टाइम में हमको वापस रिटर्न के रूप में मिल जाएगा। मोटी मोटी इतना सा बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी भी कंपनी या फर्म के लिए इंटरनल यूज में आती है और वो ये कहती है कि जो मैंने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, वो मेरा काम उन स्टैंडर्ड्स के उसमें होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उसमें वेरिएशन आता है तो इन टूल्स के माध्यम से उनको वापस देखा जाता है कि हमारे कहाँ पॉलिसी में या डिसीजन मेकिंग में गलती हुई है। थैंक यू।